टॉपिक का नाम है टेलीस्कोप, इसको लिखिए एक दो लाइन। इट हेल्प अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इट हेल्प अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक मून, इट हेल्प अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक मून, कॉमा प्लैनेट, कॉमा स्टार, कॉमा प्लैनेट, कॉमा स्टार। नेक्स्ट लाइन से, इट हेल्प अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? जो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक मून, प्लैनेट, स्टार, ईटीसी। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, टेलीस्कोप डज नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, telescope does not increase size of any object, but it bring the image of the object, closer to our eyes, but it bring image of the object closer to our eyes। जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको कहां ला रहा है? आपके पास ला रहा है, ठीक है। बट माइक्रोस्कोप increases the size of image of the object, but microscope increases the size of image of the object, ठीक है। These are of two types, फर्स्ट लिखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, नेक्स्ट लिखिए सेकंड लिखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, कोई यहां पर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए बहुत सी बड़ी सी बिल्डिंग है, और आप यहां पर हैं, एकदम यहां पर इस जगह पर हैं, और आप इसको देख रहे हैं बच्चों। कोई ऑब्जेक्ट आप पे ये एंगल बन रहा होगा, ये एंगल क्या हो रहा होगा? बन रहा होगा। बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये क्या है? विजुअल एंगल। ये क्या है? विजुअल एंगल। जैसे जैसे आप पास पहुंचेंगे, यहां पहुंचे तो विजुअल एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। विजुअल एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। मान लो कि एकदम इनफाइनाइट पे है बिल्डिंग, क्या एकदम इनफाइनाइट पे, तो आपका विजुअल एंगल क्या होगा? बहुत ही छोटा। विजुअल एंगल क्या होगा? बहुत ही छोटा। जितना छोटा विजुअल एंगल उतनी ही छोटी इमेज आपको दिखाई देगी। कोई है कहीं पर बहुत दूर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे सन है, मून है, इतने बड़े से दिखाई देते हैं, क्या इतने बड़े हैं? नहीं, बहुत बड़े हैं। साइज क्या है? बहुत ज्यादा। लेकिन जो उनकी विजुअल इमेज हमारी आंख पे बन रही है वो क्या है? छोटी है। अच्छा कल आपको बताया था मैंने कि नियर डिस्टेंस क्या होती है हमारी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25। और फार कितनी है? इनफाइनाइट। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं मून है या स्टार है, ये कितनी दूरी पे है? इनफाइनाइट पे। हमको दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं, छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन दिख तो रहे हैं ना, रात में दिख रहे हैं। सन आपको दिख रहा है, मून आपको दिख रहा है, दूरी क्या है? इनफाइनाइट ही है। स्टार की दूरी तो और ज्यादा है। स्टार जो होते हैं वो तो हमारी गैलेक्सी में नहीं है, और दूर है, तो उनकी दूरी क्या है? बहुत ही ज्यादा। वो भी आपको दिख रहे हैं ना। तो हमारा जो फार विजन है या फार पॉइंट है वो क्या है? इनफाइनाइट है। इस बात से भी हमको समझ में आता है फार पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट है। और नियर पॉइंट तो आपको कल एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि 25 सेंटीमीटर तक आपको दिखेगा, उसके आगे ले जाओगे तो ब्लर हो जाएगा, उसके आगे लाओगे तो ब्लर हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं नियर पॉइंट, और फार पॉइंट किसको बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या मेरी बात समझ में आई? इनफाइनाइट केवल बोल देना नहीं, मतलब भी समझ में आया। स्टार भी देख रहे हैं तो मतलब हम फार पर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, लेकिन हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है। इतना बड़ा स्टार दिखाई देता है ना, छोटे छोटे स्टार दिखाई, क्या साइज उसका उतना ही है? साइज बहुत बड़ा है। साइज क्या है? बहुत ही बड़ा। लेकिन जो विजुअल एंगल हमारे पे आंख पे बना रहा है, विजुअल एंगल जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? बहुत ही छोटा। तो ये आपका रीजन है। अब इसको दूर कैसे करें भाई? अब हम क्या करेंगे, इसका जो
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज को हम पास में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो हम पास में ले आएंगे और उस इमेज को हम देख लेंगे, उस इमेज को हम देख लेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखाई देने लगा। मून की इमेज को, मून की इमेज को, तो हम ऐसा नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज को अपने पास ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज को, ऑब्जेक्ट थोड़ा ना पास आ जाएगा, मून उठा के पास में लाके देख लेंगे। हम मून को देखना चाहते हैं, टेलीस्कोप लगाया तो टेलीस्कोप मून को उठा लाया आपके पास, नहीं, ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है, उसकी इमेज आपके पास, ऑब्जेक्ट थोड़ा ना आपके पास आ जाएगा, इमेज उसकी आपके पास आई और आपने उसको देख लिया। बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा नहीं। तो कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दो टेलीस्कोप है जिनकी मदद से हम करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यही आपके मेन सिलेबस में है, इसी की चर्चा मेन होगी। बाकी रिफ्लेक्टिंग वाले मतलब रिफ्रैक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको दूर करके हम बनाते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप थोड़ा और अच्छा टेलीस्कोप होता है, लेकिन उसकी डिटेल चर्चा हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको भी पढ़ेंगे। इसमें पहला लिखो, इसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में पहला लिखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, एम, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इसमें लिखिए एम बराबर विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। जब हम माइक्रोस्कोप की चर्चा कर रहे थे तो वहां पे भी यही फॉर्मूला था, लेकिन ये जो था बीटा था विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज, और जो नीचे अल्फा था ये क्या था, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, केप्ट एट डी। लेकिन यहां पर केप्ट एट डी वाला नहीं है, केप्ट एट डी नहीं लिखेंगे, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा बस वो है, केप्ट एट डी नहीं है, केप्ट एट डी नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो, जैसे हमने बताया था कि पहले एक हमारा, जब हम लोग माइक्रोस्कोप की चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक क्या था, आईपीस लेंस था। तो ये लेंस छोटा था, इसकी फोकल लेंथ कम, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, इसका अपर्चर ज्यादा, इसका अपर्चर कम, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा होगा, पहले हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, लार्ज, और बाद में बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, छोटा। तो उसी का उल्टा है एक तरीके से, अभी बनाते हैं तो आप लोग देखिए। इसको हम बना लेंगे इधर, इसको बोल देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और आईपीस लेंस को क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, आईपीस लेंस को क्या बनाएंगे, छोटा। तो एक तरीके से माइक्रोस्कोप का उल्टा अरेंजमेंट है, वो क्या हो जाता है, टेलीस्कोप हो जाता है। एग्जैक्टली नहीं होता है, बट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर इधर छोटा था और उधर बड़ा, इधर क्या होगा बड़ा, उधर क्या होगा छोटा, ठीक है। फंक्शन समझेंगे अभी हम लोग। तो चलिए डायग्राम बनाते चलिए हमारे साथ, फिर मैं समझाता हूं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका है आईपीस लेंस, आई पीस लेंस,
ठीक है, ये अगर हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर है, देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, लार्ज लार्ज फोकल लेंथ, ये क्या है, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। इसका एपर्चर एपर्चर ज्यादा, इसका एपर्चर कम। बात समझिए, एक्सप्लेन कर दूं, नोट कर लो, अच्छा नोट कर लो। नोट कर लो, मैं लिख ही देता हूं।
चलें एक्सप्लेन कर दें, करो नोट करो। एक्सप्लेन कर दूं तब थोड़ा आसानी होगा नोट करने में। करूं? पहले सुन लो। देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये क्या है आपका आईपीस लेंस है। आंख आपकी कहीं यहां पर रखी हुई है, यहां से आप देख रहे हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। जो ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने बोला अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा। अल्फा जो ऑब्जेक्ट जो आपकी आंख पर जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। और इमेज जो एंगल बना रही है उसे क्या बोलूंगा, बीटा। यही तो है। तो देखो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। हम मून को देख रहे हैं या प्लैनेट को देख रहे हैं, तो प्लैनेट कहां पे है, इनफाइनाइट पे। तो रे वहां से कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी। कैसी आ रही होंगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल रे आई तो जो ऑप्टिकल सेंटर पे वो तो ऑप्टिकल सेंटर पे गई, ठीक है। और जो एक और पैरेलल आई वो फोकस से क्या हो गई, मतलब यहां पर क्रॉस की, और जहां पर क्रॉस हुई वहां पर क्या बना, फोकस पॉइंट। क्या बना, फोकस पॉइंट। तो ये हो गया आपका किसका फोकस, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट क्या है, एफ नॉट। क्या है, एफ नॉट। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। अब ये क्या बनी, आपकी इमेज बनी। ये क्या बनी, इमेज। और ये वाला केस मैंने लेंस में कराया था, जब पैरेलल रे आती थी तो इमेज बनती तो थी फोकस पर, लेकिन वो क्या होती थी, इन्वर्टेड होती थी, रियल होती थी और डिमिनिश्ड होती थी। रियल होती थी लेकिन इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो इन्वर्टर से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटी साइज। तो छोटी साइज की है तभी तो हमको दिख नहीं रहा है ढंग से। तो हमने क्या किया, उसको उसका साइज इंक्रीज कर दिया। इमेज जो बनी, इमेज तो बन गई, इनफाइनाइट की इमेज आपके बन गई, लेकिन वो क्या है, बहुत ही छोटी है। तो उसको क्या करूं, इंक्रीज करूं। उसको क्या करूं, इंक्रीज करूं। तो फिर ये इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। यहां से जब हमने रे पास किया एक ऑप्टिकल सेंटर से, और यहां से रे जाएगी जो पैरेलल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों डाइवर्जिंग हो जाएंगी। ये दोनों क्या हो जाएंगी, डाइवर्जिंग। और जब डाइवर्जिंग हो जाएंगे तो इसको एक्सटेंड करके आएंगे, तो यहां कहां मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहां पर क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी। यहां पर क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी। यहां पे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि जैसे अल्फा मैंने बोला, अल्फा क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है आपकी आईज पे जो इमेज। तो आप लोग सर आई तो यहां रखी है, अल्फा आप यहां बना रहे हो। आई क्या रखी है, यहां पर, अल्फा आप यहां बना रहे हो। बीटा तो समझ में आया भाई। ये रे, ये इमेज बनी ना, तो ये इमेज कितना बना रही है, एंगल बीटा बना रही है। तो ये बीटा तो ये भी बीटा। और ये अल्फा कैसे हो गया, ये अल्फा कैसा होगा। तो सुनो बात ये है, अल्फा क्या है, अल्फा ऑब्जेक्ट जो आंख पर इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट जो आंख पर इमेज बना रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप आगे यहां खड़े हो गए, इसके आगे खड़े हैं, अब आप ऐसे देख रहे हैं, तो आपकी आंख पे कितनी इमेज बनी है भाई। आप जब देख रहे हैं तो पैरेलल रे ही तो आंख पे आ रही है। समझो ये इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो आप जो अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो रे कैसे आ रही है, पैरेलल रे कैसे आ रही है, पैरेलल। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, मतलब जो पैरेलल रे आपसे जो बना रही है एंगल, वो कितना हो गया, अल्फा। कितना हो गया, अल्फा। अल्फा समझ में आ गया, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। अल्फा वहां पे है, आई वहां पर आई है, वहां से तो हम देख रहे हैं फाइनल। लेकिन अल्फा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा को डिफाइन करें कि ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। तो यहां पर जब डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो तो एंगल कितना बना रहा होगा, अल्फा ही बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, अल्फा। तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो यहां से tan अल्फा निकाल लो, तो अल्फा बराबर tan अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है, बहुत ही छोटा। तो दिस बराबर क्या, a डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, a डैश बी डैश दिस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और बी बीटा बराबर क्या है, tan बीटा बराबर a डैश बी डैश अपॉन यूई। ये दूरी क्या, अब ये सेकंड वाले आईपीस लेंस के लिए ये जो इमेज बनी वो कैसे बिहेव कर रही है, एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे बिहेव कर रही है, एज एन ऑब्जेक्ट। और फिर ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां बनी, यहां बनी। और ये इमेज कैसी है, लार्ज है। ये इमेज कैसी है, लार्ज है, तो बढ़िया से हमको दिख जाएगा। इनफाइनाइट की इमेज बनी, लेकिन जो इमेज बनी वो थोड़ी सी डिमिनिश थी, उसको हमने क्या किया,
थोड़ा सा और इनलार्ज किया तो फाइनल इमेज हमारी कहां बनी, इस वाले पॉइंट पर बन गई। तो यहां से हमने देखा कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या, बीटा बाई अल्फा, यहां पर क्या आ गया, एम बराबर एफ नॉट अपॉन यूई। यहां पर खत्म नहीं हुआ मामला, ये क्या आया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब इसमें भी दो केस वही वाले माइक्रोस्कोप वाले, जो इमेज बनी वो उसमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब डी पर बनेगा, जब वो डी पर बनेगा, और मिनिमम कब होगा, इमेज जब बनेगी इनफाइनाइट पर। भाई ये इमेज तो बन गई ना, लेकिन ये इमेज जब डी पे बनेगी तब वो कैसी होगी, सबसे ज्यादा लार्ज, तो उसके लिए अलग मैग्निफिकेशन आएगा, उसके लिए अलग मैग्निफिकेशन आएगा। और जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी तो उसके लिए अलग मैग्निफिकेशन आएगा। तो यहां तक करने के बाद फिर दो केस, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहां तक पहुंचो, तब कराते हैं आगे। कल का लेक्चर क्लियर है तो आज के लेक्चर में दिक्कत नहीं होगी, वही है एडजस्टमेंट ऑफ लेंस है, कुछ नहीं है। बना लीजिए। हो गया बच्चों, आगे चलें, नोट हो गया। ये क्या है, ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, या इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन कब ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कब होगा, जब इमेज जो बन रही है वो डी पर बने, इमेज जो बन रही है वो डी पर बने। भाई अगर इनफाइनाइट पे बनेगा, इमेज इसको ऐसे ऐसे पास लेके आते हैं, तो जब 25 पे आता है तो हमको क्या दिखाई देता है, सबसे बड़ी इमेज दिखाई देती है। और पास ले आते हैं, और पास तो ला ही नहीं सकते हैं, और ले आएंगे तो ब्लर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे। अगर हम 25 सेंटीमीटर तक डी तक ले आए तो क्या हो गया, इमेज बड़ी हो गई ना। तो मैग्निफिकेशन तो आया, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। मैग्निफिकेशन तो आया, लेकिन क्या है, अरे समझते चलना, बहुत कंफ्यूजन। बोलो क्या, दोबारा बोलो, थोड़ा ढंग से बोलो, क्या बोल रहे हो। ऑब्जेक्ट से दूरी, ऑब्जेक्ट से पैरेलल आ रहा, उसकी इमेज बना ली ना मैंने, ऑब्जेक्ट की इमेज बना ली ना। ये कहां से आ रहा था, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से रे आई तो इमेज बन गई। अब ये इमेज जो बनी वो डिमनेस थी, बहुत ही छोटी थी, तो इसको मैंने क्या किया, इनलार्ज किया। इनलार्ज करने के बाद मैग्निफिकेशन कितना है, इतना आया। अब ये भी मैग्निफिकेशन और भी बढ़ सकता है, और भी, ये तो जनरल मैग्निफिकेशन आया, ये क्या आया, मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होगा, जब जो इमेज बनी है वो किस पे बने, डी पर बने। भाई ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर, आपको मून देखना है, आपने टेलीस्कोप लगाया, चंद्रमा को 25 सेंटीमीटर ले आए, तो ऑब्जेक्ट को उठा लाओगे क्या, ऑब्जेक्ट को नहीं ला सकते ना, इमेज को ही तो लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की क्या बनाई, यहां पर कहीं था, चंदा मामा यहां पर हैं ना, तो ये यहां से क्या हुआ, इमेज बनी, और इमेज क्या थी, डिमनेस थी, तो इमेज को क्या किया, लार्ज किया, लार्ज करने के बाद मैग्निफिकेशन निकाला। अब ये मैग्निफिकेशन भी हम देख रहे हैं कि नहीं, हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखना है। तो इमेज मान लो कहीं पर बन रही थी, मान लो 50 सेंटीमीटर पे बन रही थी, अब हम कहें नहीं 50 सेंटीमीटर पे तो है, अब इसको पेन को मैं जैसे 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 लाऊंगा आगे, तो इमेज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इमेज क्या होती जाएगी, बढ़ती। तो ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं कि इमेज को पास ला रहा हूं, इमेज को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा ना मूव कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट तो भाई वो तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट कहां मूव कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो टेलीस्कोप वगैरह उसमें बहुत सारे ऐसे लीवर टाइप के होते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, वो क्यों करते हैं, एडजस्टमेंट क्यों होता है, हाँ ताकि क्या हो, मैग्निफिकेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। उसमें होता है ना ऐसे लेंस वगैरह घुमाते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, वो क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि क्या हो, डिस्टेंस विस्टेंस क्या हो, मैग्निफिकेशन क्या हो आपका, मैक्सिमम हो, मैग्निफिकेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, चलिए आगे चलें बच्चों, हो गया। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए
तो नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा, देखो यहां फॉर्मूले अलग आएंगे माइक्रोस्कोप से, ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब है, कॉन्सेप्ट वही है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अगर है तो हमारा क्या होगा, जो इमेज है यानी कि वीई, इमेज कौन बना रहा है, आई पीस लेंस बना रहा है ना, आई पीस लेंस बना रहा है ना, तो वीई बराबर क्या, माइनस डी, और यूई ये तो है ही आपके पास, u बराबर यू माइनस यूई, और v बराबर या v बराबर माइनस डी, और 1/f बराबर 1/v, आ जाओ, माइनस 1/u, ये हो गया माइनस 1/d, हाँ अरे 1/d करो या माइनस 1/d माइनस 1/ue, यहां पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया f, और ये f नहीं है, क्या है, f ही है, क्या है, f ही। तो यहां से आपने देखा 1/ue बराबर 1/fe प्लस 1/d, 1/ue बराबर 1/fe प्लस 1/d। अच्छा फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, m बराबर FO/UE, तो ये FO इंटू 1/UE, तो यानी कि FO 1/FE प्लस 1/D, तो यहां से m बराबर F0/FE 1 प्लस FE/D, 1 प्लस FE/D, फॉर्मूले अलग है बच्चों, ध्यान रखेंगे। F0/FE 1 प्लस FE नीचे से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया तो यहां पर क्या आएगा, FE आ गया, D/FE नहीं, FE/D, फॉर्मूले अलग हैं। ये किसका फॉर्मूला है, टेलीस्कोप का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो भी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। वैसे सारे टेलीस्कोप में एक ही फॉर्मूला है, रिफ्लेक्टिंग में भी फॉर्मूला क्या है, यही है, कॉन्सेप्ट अलग है, फॉर्मूले का डेरिवेशन वैसे भी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, और फॉर्मूला अगर है भी तो चाहे रिफ्लेक्टिंग आएगा चाहे रिफ्रैक्टिंग आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यही यूज करोगे, ठीक है। चलिए ये क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा तो आई कैसी होगी आपकी, स्ट्रेस्ड होगी, स्ट्रेस आई है, ध्यान रखेंगे, आई थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाएगी ना, बहुत ध्यान लगा के आप देख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी क्या होगी, स्ट्रेस होगी, बोलिए। नेक्स्ट वाले केस के लिए निकालिए जरा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए निकालिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर है, u बराबर माइनस यूई, और v बराबर माइनस माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, रखो जरा निकालो, प्लस फॉर्मूला लगाइए।
कितना आंसर आया? एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है। अच्छा, इस केस में आपने एक और चीज देखी, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमारी रिलैक्स्ड आई है। आई कैसी है? रिलैक्स्ड है। तो यहां पर जब आप लोग निकाल रहे होंगे, देखो एक बात ध्यान देखना है। देखो एक चीज मैंने आपको बताया था, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। क्या बताया था? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो यहां पर एल के क्या है? प्लस एफ नॉट। क्या? एल बराबर म्यू ई प्लस एफ नॉट। इसको पहले ही लिख लो, जो केस बनाने से पहले लिख लो। केस बनाया आपने, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन से पहले लिख लीजिए। जहां पर मैग्नीफाइंग पावर लिखा है वहां पे लिखिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लिखिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये कोई पर्टिकुलर केस के लिए नहीं है, ये तो सब जनरल केस में क्या है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है? मॉड ऑफ यूई प्लस मॉड ऑफ एफ नॉट। ठीक है। बट सेकेंड वाले केस में हमने देखा कि 1 अपॉन यूई बराबर 1 अपॉन एफ ई, यानी कि यूई बराबर क्या? एफ ई। तो सेकेंड वाले केस में आपका एल बराबर क्या हो जाएगा? एफ नॉट प्लस एफ ई, एफ नॉट प्लस एफ ई। और सेकेंड के केस में आपका क्या आएगा? एफ नॉट अपॉन एफ ई। यहां पर क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो इमेज कहां पे बन रही है? इमेज आपकी सेकेंड वाले केस में इमेज कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे बन रही है। कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे बन रही है। ठीक है। चलिए कर लेंगे भाई। नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया सबसे? हो गया। चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन है इस पे, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सेकेंड वाले केस में जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस एफ ई। बता दूं? हो गया। चले बच्चा, समझ में आया? ये कैसे आया? ये वाला निकला कि नहीं? कैसे निकला? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई बराबर क्या? 1 अपॉन एफ ई। तो 1 अपॉन यू ई बराबर क्या? 1 अपॉन एफ ई। तो यू ई बराबर क्या? तो वैसे m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या है? एफ नॉट अपॉन यू ई, और यू ई की 1 अपॉन यू ई की वैल्यू एफ ई। तो आपका एफ नॉट अपॉन एफ ई। बस हो गया, एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सवाल करें? चलो क्वेश्चन लिखिए। अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, a refracting telescope under normal adjustment and magnifying power is 5. Magnifying power is 5. ठीक है। If length of telescope under this condition, if length of telescope under this condition L बराबर है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, देन फाइंड एफ नॉट एंड एफ ई। फाइंड एफ नॉट एंड एफ ई। चलो निकालो। क्या भूल गए? लिखो। इफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5, if the length of telescope under this condition is 150 centimeter, length of telescope under this condition is 150 centimeter, then find f naught and f e। निकालो, बहुत हलवा सवाल है, निकालिए। कितना? कितना आएगा? एफ ई कितना आया? एफ ई 125। उल्टा तो नहीं आ रहा? देखो एफ ई आएगा 25। अरे m बराबर, ये कौन सी कंडीशन है?
नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एम बराबर क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एफ ई, यही तो होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, एम बराबर एफ नॉट अपॉन एफ ई, और एम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो एफ नॉट बराबर 5 एफ ई। और बताओ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे रखा है क्या, एल बराबर क्या, एफ नॉट प्लस एफ ई दे रखा है ना, कितनी वैल्यू है, एफ नॉट प्लस एफ ई कितना हो गया 150, कितना 150, और एफ नॉट बराबर 5 एफ ई, एफ नॉट बराबर 5 एफ ई, तो 5 एफ ई प्लस एफ ई बराबर कितना 150, तो एफ ई बराबर क्या 150 बटा 6, कितना आया, एफ ई बराबर 25। अगर एफ ई 25 तो एफ नॉट बराबर क्या 5 एफ ई, कितना हो गया 125, खत्म। ये सवाल जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जब ये एग्जाम में आएगा तब आप ये भूल चुके होगे ना, तो और भूल भी चुके हो बच्चों, इसको याद करना, ये डायग्राम आपको बनाना, देखो कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो सवाल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये लेंस है, कुछ ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके होगा, अगर ये बना लोगे ना तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आपको दिख जाएगा कि एफ नॉट प्लस एफ ई होगा, यो यू ही होगा, और वो इनफाइनाइट पे बन रहा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ ई। यहां पर इमेज कहां बन रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। तो चीजें अभी तो ध्यान है, लेकिन एग्जाम के समय तक ध्यान रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं। हो गया सवाल, कोई टफ सवाल नहीं है, नोट करो, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी करो बच्चों, आज खत्म करना है समहाउ। ऑप्टिक्स हम लोगों ने स्टार्ट कब की थी, कोई बच्चा डेट डालता है क्या कॉपी में, देखो कब स्टार्ट की, हाँ कितना 27 तारीख को स्टार्ट किया, अच्छा चलो, वैसे पढ़ाने महीना भर लग जाता, लेकिन 3-4 घंटे की क्लास हुई ना, चलो अच्छा है, निपट गया, बहुत लेंदी टॉपिक है ये। मतलब लगभग इस वीक में ही चला है, एक दो दिन पहले चला है, जा तो इसी वीक में चला है ना, 27 मतलब फ्राइडे, सैटरडे को तो मैंने पढ़ाया ही नहीं होगा, पढ़ाया था, पढ़ाया था, अच्छा हाँ 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 पढ़ाया था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और, ये हो गया सबसे, बोलो बेटा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, if focal length of objective lens, if focal length of objective lens, if focal length of objective lens of refractive telescope, if focal length of objective lens of refractive telescope is 100 centimeter, is 100 centimeter, and आईपीस लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंड ऑफ आईपीस लेंस इज 5 सेंटीमीटर। फिर लिखो, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कल से याद करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या चीज है अब याद आया, इसको बोलते हैं एलडीडीवी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एलडीडीवी, ब्रैकेट में लिखो एलडीडीवी, एलडीडीवी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको बोलते हैं कैपिटल डी, यानी क्या 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो, यहां पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, यस और नो, एफ नॉट अपॉन एफ ई, 1 प्लस
एफ ई अपॉन डी, सब पता है, निकाल लोगे? बोलो भाई, एफ नॉट पता, एफ ई पता, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी पता, ये सब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 100/5, और ये 1 प्लस क्या 5/25, इसको सॉल्व करिए, 20 प्लस 20/5, 5 गुणे 4 कितना आ गया 24, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई 24, मैग्नीफाइंग पावर आ गई 24। उसके बाद अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, एल बराबर माइनस मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई। मॉड ऑफ यूई, मॉड ऑफ यूई लगाने के लिए इस पे क्या लगाओगे, लेंस फॉर्मूला। क्या लगाओगे, लेंस फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा सवाल। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/1 v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/fe, fe की वैल्यू बोलो 1/25 बराबर 1/v। इमेज कहां पे बन रही है, अरे 25 नहीं, 1/fe 1/5 माइनस 1/, ये क्या है, कुछ गलत बना रहे क्या, ओहो दिमाग, 1/, हो गया -25 माइनस 1/, क्या माइनस यूई बराबर क्या 1/5, ये 1/5, यहां से क्या निकाल लोगे, यूई निकाल लोगे। यहां से क्या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यहां से क्या निकाल लिया आपने, यूई निकाल लिया, और यूई का मॉड करके ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आ जाएगा। कितना आ रहा है 104.1, हाँ 104 आएगा, सही है। ये यूई आपका आ जाएगा, यहां से सॉल्व करो तो यूई आएगा आपका 4.166, ये आपका यूई आएगा। यूई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/यूई बराबर क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/25, तो इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा कितना 25/6, तो हो जाएगा 4.166। और लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर एफ नॉट प्लस यूई, एफ नॉट प्लस यूई, ये कितना आ जाएगा 104.166 सेंटीमीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, क्या है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। चलिए नोट करिए जल्दी से, चलिए हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, हाँ हो जाएगा, चलो लिखो जल्दी से। हो गया बच्चों, सॉल्व करो जल्दी से। हो गया, आज बायोलॉजी पढ़ के आया हूं, थोड़ी पढ़ाऊंगा आप लोग को, हैं कॉर्निया वॉर्निया, हाँ इंटरेस्टिंग तो है बायोलॉजी, हाँ हम लोग ने कभी पढ़ी नहीं, हाँ मैं हाई स्कूल ही तक पढ़ी, तभी तो डर के मारे फिर पढ़ी नहीं। हाँ हाँ तुम लोग मैथ्स पढ़ते हो, हम लोग को बायोलॉजी से डर लगता है, लेकिन अब पढ़ो तो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जो चीज मैथ्स तो पढ़ी है, इतने जीवन भर मैथ्स ही पढ़ी है, मैथ्स से और अल्फा बीटा गामा में घूमते रहे हैं, अब कुछ अलग सी चीज पढ़ो तो अच्छा लगता है, अच्छा ये आंखों के अंदर ही लेंस है, अच्छा लगता है थोड़ा। चलो आगे चलें, हो गया बच्चों, खत्म हो गई बात। लिखो प्रॉब्लम इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, प्रॉब्लम इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो जो बहुत सारी प्रॉब्लम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम समझिए, देखिए इसमें क्या है, जो
इमेज बन रही है, ये रे क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है। तो एक रे यहां से गिरा दी और एक रे यहां से आ गई तो आपकी इमेज बन गई। ये तो हम बनाते हैं बच्चों, ये तो बनाने के लिए मिनिमम रे कितनी चाहिए, 2। तो क्या 2 ही रे से इमेज बन जाती है, बनेगी बहुत बहुत उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम। तो रे क्या होनी चाहिए, रे जितनी ज्यादा इंटेंसिटी या क्वालिटी ऑफ इमेज उतनी ज्यादा। तो अच्छी प्रॉपर इमेज चाहिए तो इसका एपर्चर क्या होना चाहिए, बड़ा। जितना बड़ा इमेज इसका एपर्चर होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, उतनी ज्यादा रे ऑफ लाइट इस पे आएंगी और उतनी बढ़िया इमेज आपकी यहां पर बनेगी। डिमनेस बनेगी लेकिन बढ़िया इमेज तो यहीं पर बनेगी ना। इसी को क्या कर रहे हैं, इसी को तो मैग्नीफाई कर रहे हैं। अगर यही खराब बन गई तो मैग्निफिकेशन भी बेकार। मतलब फोटो खींची आपकी और वो अगर अच्छे कैमरे से नहीं खींची तो उसको जूम करोगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगी। अच्छे कैमरे से खींचेगी तभी तो जूम कर सकते हो, अच्छे कैमरे से खींची है तब जूम किया तभी तो। अब ये क्या कर रहा है, फोटो ही तो ला रहा है, इमेज ला रहा है ना। अगर यही इमेज ही अच्छी नहीं आई तो उसको जूम करके क्या देखोगे, बात समझ में आई। तो आप क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना चाहिए, बड़ा। कैसा होना चाहिए, बड़ा। और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होने में बड़ी प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़े होने, लेंस आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेंस देखे हैं ना। तो लेंस क्या होता है, पूरा ग्लास होता है, पूरा क्या होता है, ग्लास। इतना बड़ा लेंस भी मैन्युफैक्चर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ बराबर रखना, उसका म्यू बराबर रखना, उसकी सारी चीजें बना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, बहुत ही ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, बहुत ही ज्यादा। दूसरी बात, उस पर हैंडलिंग में भी दिक्कत होती है। बड़ा सा है और टेलीस्कोप में क्या है, आपने बता दिया कि हाँ भैया 5 कम से कम 4 फुट का वो लगाओ, 4 फुट का ऑब्जेक्टिव लेंस लगाओ। अब 4 फुट का ऑब्जेक्टिव लेंस कहां कहां ले लेके आप चलते रहेंगे ना। साइज क्या है उसका, बड़ा, और हल्का सा गिरा तो क्या हो गया, टूट। तो पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी महंगी, ग्लास है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, महंगी होगी। दूसरी बात क्या है, उसकी हैंडलिंग भी क्या होगी भाई, हैंडलिंग भी उसकी आसान नहीं होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं। और कलेक्ट तो हमको लार्ज रे कलेक्ट करनी ही करनी है, लार्ज रे तो कलेक्ट करनी है, तभी हमारी क्या होगी, इमेज अच्छी बनेगी। तो इसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। इसमें लिखते हैं कि टू कलेक्ट, पहला लिखिए, टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट, टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रे फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रे फ्रॉम distant object, the objective lens is made of large aperture, to collect huge amount of light ray from distant object, the objective lens is made of large aperture and large focal length. एपर्चर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। भाई ऐसे इसको ऐसे खींच के तो बड़ा नहीं किया जा सकता, इसकी साइज भी क्या होगी, 20 से भी क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस आर, the problem associated with large objective lens are, the problem associated with large objective lens are, is नहीं है, आर का मतलब प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पहला लिखो इसमें, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। लेंस को बनाना ही अपने आप में क्या है, बहुत ही टफ है, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। सेकेंड, कॉस्टली, बना भी लेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। फिर नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली, डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली। अब 4 फुट का आपका ये क्या है, ग्लास है, और उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए और गिरा दिया तो टूट गया। डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली, अरे इस मैकेनिकली, डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली। मैकेनिकली मतलब क्या बेटा, इसको लेंस लगा के कहीं देख तो रहोगे, तो उसको क्या है, उसको लगा के देख रहा, हेल्ड करना है तो किसी चीज पे टिका रहेगा। अब इतना ज्यादा भारी, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा, उसको कैसे मूव करेंगे बार बार, तो उसको ऑपरेट करना क्या है, बहुत ही टफ है।
फिर लिखिए चौथा पॉइंट, स्फेरिकल एब्रीवेशन, ये समझाता हूं। फोर्थ पॉइंट स्फेरिकल एब्रिएशन, एब्रिएशन स्पेलिंग लिख देता हूं, एब्रिएशन, स्फेरिकल एब्रिएशन। देखिए बच्चों, यहां पर तो हमने बात समझिए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर था, तो ये रे जो आती हैं इनको क्या, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ये रे क्या होती हैं, पैरा एक्सियल रे, क्या होती हैं, पैरा एक्सियल रे। और पैरा एक्सियल ये यहां से आई तो यहां पर मान लीजिए क्या हुई, यहां पर क्या हो गई, पास हो गई, ये पॉइंट आपका फोकस हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, फोकस हो गया, फोकस से पास कर गई। अब बात ये है कि ये जब आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बहुत ही साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। जब साइज में ये बड़ा होगा तो बड़ा होगा तो क्या होगा, तो मान लीजिए इसका साइज क्या है, बहुत ही बड़ा, लार्ज साइज है। तो लार्ज साइज है तो ये जो आपकी रे आ रही हैं ये किसी फोकल लेंथ पे जाएंगी, और ये जो रे यहां पर आ रही हैं ये अपना फोकल लेंथ क्या करेंगी, चेंज कर लेंगी। ये फोकल लेंथ क्या करेंगी, चेंज कर लेंगी। जरूरी, इसको बोलते हैं मार्जिनल रे, इसको बोलते हैं मार्जिनल रे, इसको बोलते हैं पैराएक्सियल रे। तो जरूरी नहीं कि वो एक पॉइंट फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूले हमने जितने भी डराइव किए, जितने भी फॉर्मूले हम लेंस के पढ़ते आ रहे हैं वो स्मॉल लेंसेज के लिए, किसके लिए है, स्मॉल लेंसेज के लिए। लार्ज लेंस के लिए नहीं वैलिड है, लार्ज लेंस के लिए वैलिड नहीं है। तो जो हम कहते हैं कि पैराएक्सियल रे आती है, फोकस से जाती है, वो केवल तभी कह सकते हैं जब क्या हो, लेंस क्या हो, स्मॉल हो, लेंस क्या हो, स्मॉल। जब हम बहुत बड़े लेंस की बात करते हैं तो उसमें बड़े लेंस में ये प्रिंसिपल रे हो जाती है और ये इसको बोलते हैं मार्जिनल रे। तो प्रिंसिपल रे अलग फोकस पे जाती है, मार्जिनल रे अलग फोकस पे जाती है, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रिएशन। तो इस केस में अगर फोकस होकर चेंज हो जाएगी तो इमेज भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इमेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इमेज ये कह रहा है कि इमेज यहां बनेगा और रे इधर से आ रही है, वो कहेगी इमेज कहीं और बनेगी, तो इमेज कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। इमेज कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। भाई एक आदमी कह रहा है कि इमेज यहां बन रही है, एक आदमी कह रहा है इमेज यहां बन रही है, तो आपकी आंख को क्या दिखाई देगी, ब्लड सी इमेज दिखाई देगी। कैसे दिखाएगी, ब्लड सी। अभी इसमें डिफेक्ट इन आईज में बताऊंगा अभी। जब इमेज 2-3 जगह पे बनने लगती है तो आपको क्या होता है, जैसे कोई धुंधली सी चीज हो, किसी चीज को, जैसे जो बच्चे चश्मा लगाते हैं वो समझ जाएंगे, चश्मा निकाल के किसी चीज को देखो तो वो उसी जगह पे नहीं दिखाई देता है। जैसे ए लिखा हुआ है, अब बिना चश्मा दिखाए तो यहां पर भी ए दिखाई देगा और यहां पर भी क्या दिखाई देगा, ए। तो ए थोड़ा सा फैला हुआ सा दिखाई देता है, और चश्मा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम सेंटर पे हो जाता है कि यहां दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, स्फेरिकल एब्रीवेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इमेज में ब्लरनेस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है ये, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की। किसी प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की। तो इसको बस लिख लो, केवल नोट करना है, थ्योरी का पार्ट है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रे, मार्जिनल रे। इसको बोलते हैं पैराएक्सियल रे, पैराएक्सियल रे। ठीक है। और देखो ये जो स्फेरिकल एब्रिएशन है ये दोनों में होगी, मिरर में भी होगी और लेंस में भी होगी। किसमें होगी, मिरर में भी होगी और लेंस में भी होगी। क्योंकि पैराएक्सियल रे तो आ रही है ना, मिरर में भी आती हैं, वो भी क्या होती हैं, फोकस से पास होती हैं। ठीक है। अगर लेंस हमारा या मिरर आपका बड़ा, तो जो मार्जिनल रे होंगी वो फोकस से पास नहीं होंगी, वो अपना फोकस बनाएंगी, वो कहीं और पास हो रही होंगी। ठीक है, वो अपना फोकस बना लेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मिरर में भी है और लेंस में भी है, मिरर में भी है और लेंस में भी है। ठीक है। तो इसमें लिख लो, marginal ray and paraxial ray both have different focal length. Marginal ray and paraxial ray both have
different focal length, different focal length, so we get a blur image, so we get a blur image. ठीक है, बाकी कहानी दो चार लाइन छोड़ दो, जो कहानी मैंने बताई अपने मन से लिख लीजिएगा, जो और चीजें बताई हैं अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए क्रोमेटिक एब्रिएशन, नेक्स्ट लिखिए क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक, क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या होता है? जैसे आपका कल कॉची थ्योरम पढ़ाया था ना, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन एफ बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यानी कि 1 अपॉन एफ प्रोपोर्शनल टू किसके? म्यू के। और म्यू किसके प्रोपोर्शनल? 1 अपॉन लैम्डा के, यानी कि आपका एफ प्रोपोर्शनल टू किसके? लैम्डा के। फोकल लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। ठीक है, तो एक्चुअल में क्रोमेटिक क्या होता है? क्रोमेटिक का मतलब होता है कि अलग अलग जो वेवलेंथ होंगी वो अलग अलग क्या होगा? जो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे। तो जब भी हम इतना लेंस यूज करते हैं, जब भी लेंस यूज करते हैं तो विबग्योर है ना भाई, व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लाइट्स। ठीक है, तो आर वाले का क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? सबसे ज्यादा। वी वाले का लैम्डा क्या होता है? सबसे कम। तो लैम्डा किसका ज्यादा है? लैम्डा आर का ज्यादा है। तो मान लो कोई रे आ रही है तो उसके लिए यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां पर एफ आर क्या हो जाएगा? एफ आर। और मान लो कोई रे और आई तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब अलग अलग रे ऑफ लाइट के लिए अलग अलग फोकल लेंथ हो जाएगी। किसमें? किसी भी लेंस में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी क्या, किस तरह की प्रॉब्लम है? क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्या है? क्रोमेटिक एब्रिएशन। ये भी एक प्रॉब्लम है। किसकी? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। किसकी? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। लेकिन देखो इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है, या ये जो लाइट्स जाती है या बेंडिंग होती है, ये किसमें होगी? हमेशा ही लेंस में होगी। किसमें होगी? लेंस में। रिफ्लेक्शन में तो लाइट गई और लाइट वापस आ गई, लाइट गई और लाइट। तो ये जो प्रॉब्लम है क्रोमेटिक एब्रिएशन, दिस ओनली अपीयर्स इन लेंस। मिरर में ये प्रॉब्लम नहीं होती। किसमें होती है? केवल लेंस में। तो लिख लो क्रोमेटिक ओनली इन लेंस, ओनली इन लेंस। मिरर में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मिरर में प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई जब पास करेगा 1 मीडियम टू 10 मीडियम, तभी तो वो क्या होगा? डिफरेंट कलर में क्या होगा? जाएगा। जब उसी मीडियम में आ गया तब व्हाइट लाइट गई और व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट ही गई और व्हाइट लाइट ही आई। डिस्पर्सन का फिनोमिना कब होगा? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, तभी तो डिस्पर्सन हो सकता है। प्रिज्म करा दिया ना मैंने। डिस्पर्सन तो तब है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम। भाई यहां पर देखो एकदम से ऐसे गया और ऐसे तो आ नहीं जाता। पहले यहां गया रिफ्रैक्शन, फिर यहां पे पहुंचा, फिर रिफ्रैक्शन। तो एक रिफ्रैक्शन यहां से, एक रिफ्रैक्शन यहां से, तो कुछ ये क्या कहेगा? डेविएशन एंगल हो गया, कुछ क्या होगा? चेंज। तो जब लेंस है तभी तो क्रोमेटिक एब्रिएशन है। जब मिरर है तब तो मिरर आया, रे आई और रे रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम में, तो एब्रिएशन होने का सवाल नहीं उठता। तो मिरर में प्रॉब्लम होगी ही नहीं, लेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ लेंस। म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, कल आपको पढ़ाया था कॉचीज थ्योरम। क्या पढ़ाया था? कॉचीज थ्योरम में देखो लिखा है म्यू बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बस ये जानना है। म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा प्लस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ऐसे था ना। देखो कॉची थ्योरम देखो, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म,
पलट लो सब लोग पलट लो। हाँ, बी बाई लेमडा स्क्वायर है। म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। तो म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/λ के। लेमडा बोलो या लेमडा स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, कॉचीज थ्योरम। बात क्लियर हो गई, आगे क्लियर है मामला। कुल मिला के बस ये ध्यान रखना है, क्रोमेटिक एब्रेशन किस में होता है, लेंस में होता है, मिरर में नहीं होता है, मिरर में नहीं होता है। इतनी कहानी हो गई तो हमारा आधा चीज हो गया। चलो देखिए, डालिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो गया ना। देखो, अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो हम लोग करेंगे उसमें इन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है दैट इज अ बेटर टेलीस्कोप। जो जो प्रॉब्लम इसमें आ रही हैं, किसमें, रिफ्लेक्टिंग में, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो केवल हम डायग्राम पढ़ेंगे, 2-4 लाइनें लिखेंगे, उसकी डिटेलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, एक लाइन और लिख लो, इसका कहीं मैंने वो निकलवा दिया ना, अच्छा ये तो निकलवा ही दिया। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नॉट अपॉन एफ ई वाला है ना, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी टेलीस्कोप। कोई भी टेलीस्कोप बोल दे, आपको क्या लगाना है, यही फॉर्मूला लगाना है। चाहे रिफ्लेक्टिंग बोले, चाहे रिफ्लेक्टिंग बोले, रिफ्लेक्टिंग बोले चाहे रिफ्रैक्टिंग बोले, या कोई भी बोले, तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है, सेम है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हेडिंग डालो, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
समझिए, इसका डायग्राम बनाते चलिए। बातें नहीं बच्चों, बहुत बोलती है। अंजलि, तुम्हारे खिलाफ इतने लोग हैं, क्यों हैं? देखिए, इसमें लिखिए हाँ, बना लो, बना लो। जल्दी जल्दी बनाओ, ह्यूमन आई पढ़ानी है फिर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई बच्चा यहाँ पर है जिसकी पावर प्लस प्लस में है, सबकी पावर निगेटिव में है? तुम्हारी प्लस में है और सब लोग की निगेटिव में है? -2 + 2 क्या तुम्हारी वैभव कितनी है? -4। अच्छा, तुम्हारी प्लस में बेटा? प्लस में है, चलो कोई बात नहीं। अपने आप को भी तो समझना, बायोलॉजी तो अपने आप को ही समझना है ना। क्या प्रॉब्लम आई, किस प्रॉब्लम की वजह से आप चश्मा लगा रहे हैं ना? क्या कह रहे हो? अच्छा, विष्णु तो नहीं पूछे। सन ग्लासेस का देखो मैंने पहले निकलवा दिया, पावर कितनी है? 0, तो लगा सकते हो आराम से। एक्चुअल में क्या होता है, जो नियर और फार पॉइंट होते हैं ना, नियर और फार पॉइंट, नियर पॉइंट परफेक्ट आइज के लिए क्या होता है? डी। और फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट। तो नियर और फार पॉइंट में चेंज आ जाता है, उसी वजह से क्या हो जाता है? आई में डिफेक्ट आता है। मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं है, डी होना चाहिए और डी नहीं है। और वो भी क्यों होता है? हमारी एक सेलेब्रियम करके वो होती है, अभी पढ़ाऊंगा,
हाँ, कौन सी मसल? हाँ, सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल जो होती है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही। सिलेरी मसल आपकी कॉन्वेक्स लेंस से जुड़ी होती है और कभी वो पावर को बढ़ा देती है, कभी पावर को कम कर देती है। हाँ, पतला और मोटा कर देती है। अब तो तुम लोग को पता है क्या फायदा पढ़ाने से। पतला मोटा कर देती है तो पावर क्या होती है? अब वही स्ट्रेंथ अगर कम हो गई तो आपकी आंख में क्या आ जाती है? पावर आ, तो वो अपने आप का नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं? एक आर्टिफिशियल लेंस अपनी आंखों के आगे लगा लेते हैं और इसी लेंस को आप अंदर लगा लीजिए, ऑपरेट करा के आपका कॉर्निया ओपन किया जाएगा, उसके अंदर क्या किया जाएगा? लेंस को लगा दिया जाएगा। उसी को लेजर क्या कहते हैं? लेजर ऑपरेशन हो जाता है। उसी कॉर्निया के अंदर ही क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस के आगे ही छोटा सा लेंस फिट कर दिया जाएगा। नहीं तो आर्टिफिशियली ये अपनी आंखों के आगे लगा के रखिए तो आपको क्या होगा? क्लियर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलो अभी पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने एक्चुअली पहले पढ़ा था तो मैंने ह्यूमन आई नहीं पढ़ी थी, अभी ह्यूमन आई तुम लोगों के लिए पढ़े हैं कि थोड़ा सा बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे फिजिक्स का तो पॉइंट ऑफ व्यू में बायोलॉजी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो बच्चों, फिलहाल ये खत्म करते हैं पहले टॉपिक। देखो, पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर नहीं है। क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर नहीं है। तो लेंस नहीं है, लेंस इज रिप्लेस्ड बाई पैराबोलाइडल मिरर। लेंस इज रिप्लेस्ड बाई पैराबोलाइडल मिरर। तो देखो, लेंस ही चला गया तो एक प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गई। कौन सी? क्रोमेटिक एब्रिएशन। कौन सी? क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो क्या होता था? लेंस में होता था। किस में होता था? लेंस में होता था। तो हमारी क्या हो गई? वो प्रॉब्लम तो क्या हो गई? खत्म हो गई। वो प्रॉब्लम क्या हो गई? खत्म हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी क्या थी? स्पेरिकल वाली थी। तो स्पेरिकल वाली जो प्रॉब्लम थी, स्पेरिकल एब्रिएशन, इसमें क्या होता था? ऐसे होता था और यहां पर क्या होता था? हाँ, ये मार्जिनल और ये वाली क्या? ये वाली जो होती थी ये पैराक्सियल और दूर वाली क्या होती थी? मार्जिनल। तो इसका जो शेप है, इसका कुछ शेप ऐसा पैराबोलाइडल होता है, ज्यादा मत जानो, बस ये समझो कि ये शेप कैसा होता है, इस तरीके से होता है, थोड़ा सा पैराबोलाइडल टाइप का शेप होता है। और इसमें सारी रे होती है वो कैसे बिहेव करती हैं? इसमें जितनी रे आ रही है वो सारी पैराक्सियल की तरह बिहेव करेंगी। कैसी बिहेव करेंगी? पैराक्सियल। तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो गई, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो गई। तो पैराबोलाइडल स्फीयर यूज करने से, अरे पैराबोलाइडल मिरर यूज करने से आपकी जो स्फेरिकल एब्रिएशन की प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। और मिरर है तो क्रोमेटिक एब्रिएशन तो है ही नहीं, तो भी प्रॉब्लम क्या हो गई? दूर हो गई। तो दोनों प्रॉब्लम दूर हो गई। तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो एक अच्छा टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है? एक अच्छा टेलीस्कोप है। बल्कि भी नहीं होगा, जब लेंस नहीं है तो बल्कि है? नहीं है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करना भी आसान है। एक बात बताओ, लेंस बनाना आसान है कि मिरर बनाना आसान है? मिरर में तो एक ही सरफेस है, उसको पोत दिया, सिल्वरिंग कर दी, हो गया। एक ग्लास प्लेट थी, उसको क्या कर दिया, या ये कर्व फॉर्म में थी, उसको क्या कर दिया, पीछे से सिल्वरिंग कर दी, क्या हो गया? मिरर तैयार हो गया। लेकिन सिल्वर लेंस बनाना मोर टफ टास्क। लेंस बनाना क्या है? लेंस के अंदर ग्लासेस है, ग्लासेस को इकट्ठा करना और एक पर्टिकुलर शेप देना, वो क्या है? वो थोड़ा सा टफ टास्क है। और उसको उठाना, ले जाना, यूज करना भी क्या है? कठिन है। क्या है? कठिन है। तो इसमें हमको सारे प्रॉब्लम से निजात मिल गई। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यहां रिफ्लेक्शन के फिनोमिना का यूज करके क्या बनाते हैं? हम इमेज को बनाते। देख लो, डिटेलिंग नहीं है, डिटेलिंग आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये आपकी रे कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। ये रे इनफाइनाइट से आ रही है। ये पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में पॉलिशिंग बाहर की तरफ, कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग अंदर की तरफ। याद आया? आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड छोटा तो कॉन्वेक्स और आउटसाइड बड़ा तो कॉनकेव। याद आया? तो यहां से हुआ कुछ, यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, आई, ये पैरेलल आई। कहां से आ रही है? पैरेलल है, इनफाइनाइट से। ऑब्जेक्ट कहां पर है? टेलीस्कोप से किसको देखने की कोशिश कर रहे हो? अरे मून को, प्लेनेट को, किसी को भी ना, जिसको आप चाहते हैं, चंदा मामा, वीनस चाचा, जिसको भी देखना चाहते हैं, उसको क्या कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं। तो यहां से ये रिफ्लेक्टिंग आई और ये रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए किसी पॉइंट पर गई, किसी पॉइंट पर गई, फिर ये रे यहां पर गई और यहां पर होने के बाद क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो यहां पर आई रखी हुई है, यहां पर आई रखी हुई, यहां से आपको क्या हो गया? दिख गया।
तो ये जो लेंस है वो कैसा है, आईपीस लेंस है। ये क्या है, वही पुराना कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा है, आईपीस लेंस। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। और यहां पे आपकी आई बन गई। डिटेलिंग इज नॉट इन आवर सिलेबस, बस ये जान लीजिए और 2-4 लाइन लिखा देता हूं आपको। इसमें लिखो नो स्फेरिकल एब्रिएशन, नो स्फेरिकल एब्रिएशन, नो क्रोमेटिक एब्रिएशन, नो स्फेरिकल एब्रिएशन, नो क्रोमेटिक एब्रिएशन, नो क्रोमेटिक एब्रिएशन, नेक्स्ट लिखिए इजी टू मैन्युफैक्चर, इजी टू मैन्युफैक्चर, मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड इज लेस, मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड इज लेस, मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड इज लेस। नेक्स्ट पॉइंट लेस हैवी, नेक्स्ट पॉइंट लेस हैवी, फिर लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली। नेक्स्ट लाइन से लिखो फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज सेम, फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज सेम एज ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज सेम as in refracting telescope। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम लोग कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्टिंग। इसका भी पहला पार्ट है ये, इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है, इसका नाम है कैसरगेन टेलीस्कोप। क्या नाम है, कैसरगेन, कैसरगंज नहीं, कैसरगेन, कैसरगेन टेलीस्कोप। याद रहेगा ना, कैसरगंज नहीं है, क्या है, कैसरगेन। ठीक है, या कैसगेन भी बोलते हैं, CASS, कैसरगेन टेलीस्कोप। ठीक है, यहां पे बच्चों कुछ हुआ होगा, देखो यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके यहां पे आया, इसको कुछ बढ़ाएंगे, यहां पे कुछ इमेज बनी ना, ये इमेज बनी, तो यहां पर प्लेन मिरर पे क्या होगा, यहां पे कुछ इमेज बनेगी, उसकी कुछ इमेज बनेगी। डिटेलिंग हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे होगा और आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। मैग्नीफाइंग, अच्छा न्यूटन साहब कहां मानने वाले हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम लोग ने देखा, तो न्यूटन साहब कहेंगे क्या, हम भी आएंगे। तो चलो लिखो न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटन मानने वाला नहीं था। रिफ्लेक्टिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बच्चों, समझ लीजिए। हम लोग ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ डाला, उसके बाद हम लोग ने क्या, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो प्रॉब्लम थी वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दूर हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम दूर हुई, सारी प्रॉब्लम क्या हुई, दूर हो जाएंगी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। उसका भी हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, कैसरगेन टेलीस्कोप। मतलब एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एक पार्ट ये क्या है, कैसरगेन। दूसरा न्यूटन साहब भी आ गए, उन्होंने भी बनाया एक, उसका नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। क्या नाम है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। लिखो, कुछ काम नहीं था न्यूटन के पास, तुम लोग का सिलेबस बढ़ा दिया बस है। हाँ, इतना पढ़ाया उसने। क्या हो गया,
जिंदा होते तो बच्चे 2-4 बार अटेम्प्ट कर चुके होते। कहाँ है? पकड़ो इसको। चलो, ऐसा नहीं है, उन्हीं के बदौलत हम लोग अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं। उन लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतनी सारी चीजें बनाई, तभी तो लाइफ इजी हुई। लाइफ कितनी टफ थी पहले। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। चलिए आगे चलें बच्चों। इसका डायग्राम बना लो, बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक आया, बना रहे हैं। बातें नहीं बच्चों, इसको लिखो न्यूटोनियन टेलीस्कोप। हेडिंग डालिए न्यूटोनियन। प्राइमरी पैराबोलॉइडल मिरर। नेक्स्ट लेंस। सेकेंडरी मिरर 45 डिग्री टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बना लीजिए। ये कोई यही प्राइमरी पैराबोलॉइडल मिरर है। उस पे क्या हुआ, इनफाइनाइट से क्या आ रही हैं, ऑब्जेक्ट ये आ रही हैं। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इनफाइनाइट पे रखा है, वहां से रेज आ रही हैं। और हमने जो सेकेंडरी मिरर रखा उसको 45 डिग्री किस पे रखा, प्लेन मिरर है, सेकेंडरी प्लेन मिरर, सेकेंडरी प्लेन मिरर है, और 45 डिग्री पे रखा हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो कुछ यहाँ पे आकर ये टकराएंगी, यहाँ पे जाएगी, इधर से रिफ्लेक्टिंग ले आएगी, यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद ये फिर इधर जाएगी। ठीक है, और ये जो रे आई और ये दोनों रे आई, ये दोनों कहां से पास होंगी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा होगा, इसका और इसका, ये इमेज बना रहा होगा, फिर इसकी इमेज बन रही होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे इसके सामने आप आई रख के देख रहे होगे तो आपको क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा। डिटेलिंग सिलेबस में नहीं है, केवल जान लीजिए जो प्रॉपर्टी मैंने कैसरगेन के लिए कराई वही क्या है, इसके लिए भी ट्रू है। बस इसमें देखो, उसमें क्या था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था, क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस, किसमें, रिफ्रैक्टिंग वाले में। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को दो पार्ट में चेंज किया गया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी पैराबोलॉइडल और दूसरा भी पैराबोलॉइडल नहीं था लेकिन स्फेरिकल था। क्या था, देखो पैराबोलॉइडल दो, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस को दो में चेंज किया गया, एक प्राइमरी मिरर और एक सेकेंडरी मिरर।
तो प्राइमरी मिरर कैसा था, पैराबोलाइडल, और जो सेकेंडरी मिरर था वो पैराबोलाइडल तो नहीं था लेकिन मिरर था, क्या था, स्फेरिकल मिरर। यहां पर प्राइमरी वाला क्या है, अभी भी पैराबोलाइडल, और सेकंड वाला स्फेरिकल मिरर नहीं है, कैसा है, प्लेन मिरर है, 45 डिग्री पर रखा हुआ है। इसको बोलते हैं न्यूटोनियन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटोनियन। कोई खास बेनिफिट नहीं है, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। क्या है ये, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। चलिए चलो अब 10 मिनट का टॉपिक है, ह्यूमन आई भी पढ़ा ही देते हैं। हाँ जल्दी नोट करो।